नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ विस्तार से जानेंगे। ये वीडियो टेट सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए वर्णमाला, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, वर्णमाला से क्वेश्चन आपके सभी परीक्षा में बनते ही बनते हैं और कुछ विस्तृत जानकारी वर्णमाला की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन कुछ नई चीज़ें इसमें हमने ऐड किया, इसलिए मैं आपको ये दोबारा से दे रहा हूँ, तो आप इसको एक बार जरूर देखें। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, पहली तो ये वर्णमाला की परिभाषा होगी। क्रमबद्ध यानी जो चीज़ें क्रम से रखी गई हो जहाँ पर, और व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई पहले व्यंजन हो गया फिर स्वर हो गया, मतलब इस तरीके से नहीं, एक क्रम से जहाँ पर रखी गई हो उसको हम क्रमबद्ध बोलते हैं, और जहाँ व्यवस्थित तरीके से रखी गई हो। क्रमबद्ध का मतलब जैसे पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन है, ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, संयुक्ताक्षर, इस तरीके से क्रम जहाँ पर रखा गया हो। ठीक है, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसका खंड न हो सके, या आप ये भी कह सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च आदि ये वर्ण हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। और मात्रा कितनी है? तो मात्रा 10 है। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा यहाँ पर नहीं होती, इस अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 है और स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, अब बात आती है कि अंग अह क्या है? तो अंग अह जो है ये अयोगवाह है। क्यों? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ढोए जाते हैं, जिसके कारण इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। तो अंग अह जो आपके हैं वो अयोगवाह हैं। तो अयोगवाह की जो संख्या है वो भी 2 है। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक यानी जो मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाए उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। चंद्रबिंदु भी इसको हम बोलते हैं ना। ठीक है, जो मुंह और नाक दोनों की सहायता से बोले जाए उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे कांच, पांच, आंच ना, ये सब क्या है? अनुनासिक वाले मतलब शब्द हैं, इनमें अनुनासिक की मात्रा लगी हुई है। व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्पर्श व्यंजन, क से म तक स्पर्श व्यंजन है। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी इन्हीं को हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा व्यंजन? वर्गीय व्यंजन, इन्हीं को। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। श, ख, स, ह ये उष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन। अगर आपसे पूछे कि पूरी हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो आपको 4 बताना है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये पूरी हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है ना। य और व, अगर आपसे पूछे कि अर्धस्वर कौन से हैं, तो य और व जो है ये अर्धस्वर होते हैं, इनको हम अर्धस्वर बोलते हैं, य और व को। ठीक है, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तो उन्हीं को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार मिलता है तो उसको हम द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। पहली बार में स्वर रहित और दूसरी बार में स्वर सहित। जैसे देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा है। ठीक है, तो बच्चा शब्द क्या है? ये द्वितीय व्यंजन है। मिट्टी द्वितीय व्यंजन, खट्टा द्वितीय व्यंजन। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये च और च, एक ही व्यंजन 2 बार आया है, एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर सहित, यानी एक बार आधा आया है और एक बार पूरा। यहाँ पहले आधा च है फिर पूरा च है, आधा ट है फिर पूरा ट है, आधा ट है पूरा ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय व्यंजन। ऐसे व्यंजनों को हम द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। संयुक्त व्यंजन, देखिए, जब एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे वल्भ, त्याग, सप्ताह, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए हम चलते हैं कुछ अगले पेज पर अपने। तो यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि
आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 एवं व्यंजनों को 8, ठीक है, व्यंजनों को 8 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 स्वर ई ई उ ऊ। इसमें देखिए हमने पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर ट्रिक हमने दिया हुआ है। समृद्ध स्वर हैं ई ई उ ऊ, ये समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध स्वर हैं ए ऐ उ औ, ये अर्ध समृद्ध हो गए। और अर्ध विवृत स्वर हैं ये अ, और विवृत स्वर जो है वो आ है। इनको याद करने की एक ट्रिक हमने बनाया कि ई ई उ ऊ हैं समृद्ध, ए ऐ उ औ अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत में आया अ, विवृत में और विवृत में आया आ। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, ई ई उ है, ई ई उ है समृद्ध, ए ऐ उ औ अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत में आया अ और विवृत में आया आ। ये आपकी ट्रिक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन जो है क ख ग घ, ये स्पर्श व्यंजन है। अंग य न म, ये जो है अनुनासिक मतलब नासिक के वर्ण है। च छ ज झ ञ, इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन है। क से लेके म तक जितने ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसमें जो लास्ट के वर्ण है अंग य न म, ये क्या है नासिक के वर्ण है, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है ज झ न और छ हैं। ठीक है, जन झछ। ठीक है, संघर्षी व्यंजन जो है वो ख ग व ह ज म फ और श है। तो इसको आप याद करते हैं ख ग वह जम फस इसके। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन को आप याद कर सकते हैं जन झछ। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन जो है अंग य न म और अंग अनुस्वार। अनुनासिक में देखिए 2 तरह के व्यंजन होते हैं, एक अनुनासिक एक निरानुनासिक। ठीक है, तो ये अनुनासिक व्यंजन है। पार्श्विक जो वर्ण है वो ल है, ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है। ठीक है, ल को हम पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, पार्श्विक वर्ण हमारा जो है वो ल है। ठीक है, और लुंठित और प्रकंपित जो वर्ण है वो र है। उत्क्षिप्त वर्ण र और ढ है। अर्धस्वर य और व, ये अर्धस्वर हैं। अब बात आती है य अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण जो होते हैं वो जो सभी स्वर हैं और वर्गों के सभी वर्गों से, यानी कवर चौवर टवर तवर पवर, जितने भी वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवां व्यंजन, पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवां वर्ण, अनुस्वार, अंतस्थ और सभी स्वर, ये क्या हैं अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु। जिनको बोलने में मुंह से कम वायु निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको बोलने में मुंह से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण की अगर कुल संख्या पूछे तो 31 वर्ण आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। आप बताएंगे 31 है। ठीक है, ये 31 वर्ण है। महाप्राण में देखिए, महाप्राण, प्राण का मतलब वायु होती है, जहाँ पर अधिक वायु निकले। सभी वर्गों से दूसरे चौथे विसर्ग और उष्म व्यंजन जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुल संख्या है 15। सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो है तो महाप्राण होते हैं। विसर्ग महाप्राण होते हैं और उष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। उसके बाद घोष, घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। सघोष घोष एक ही है। सघोष के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर, यानी सारे जो स्वर हैं वो सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, सभी स्वर जो है वो सघोष के अंतर्गत आएंगे। वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण जो हैं वो क्या होंगे, वो भी सघोष के अंतर्गत ही आएंगे। यर और लव यानी जो अंतस्थ वर्ण है ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष सभी वर्गों से सभी वर्गों से पहले और दूसरे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है अघोष होता है। और तीनों स ये तीनों जो स हैं ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो देखिए अग्र स्वर ई ए ऐ ये अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर अ है। पश्च स्वर आ उ ओ औ और उ है। हर्ष स्वर में देखिए ये है अ ई उ और री हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर में ओम है। जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम प्लुत स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
ना। तो इस तरीके से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हुआ संयुक्त स्वर। देखिए ए ऐ ओ औ ये जो है ये इनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब इनको याद करने के लिए, उच्चारण स्थान को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई कि कता मूदो कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब होता है कि जो ये ए ऐ हैं, ए ऐ जो है कंठ और ओठ दोनों के साथ बोले जाते हैं ना, सॉरी ए ऐ जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं, ओ औ कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, और वह जो है दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ए ऐ जो है वो कंठ तालु की सहायता से बोले जाते हैं, ओ औ कंठोष्ठ कंठ और ओठ की सहायता से बोले जाते हैं, वह जो है वो दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो हमने इसको शार्ट में एक ट्रिक बना दी है कि उच्चारण स्थान कता मूदो कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ, यानी क से क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ, और कंठ तालु ए ऐ जो है वो कंठ तालु से बोले जाएंगे, ओ औ जो है कंठोष्ठ से बोले जाएंगे, और वह जो है वो दंतोष्ठ से बोला जाएगा, यानी दांत और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, ऐसे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा भी आपको कुछ नॉलेज मिला, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।